एलसीएम एचसीएफ के बहुत लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे, लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले हो वो यूनिक रहेगा। इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के और भी टॉपिक में इसका बेहतरीन यूज देखने को मिलता है। तो शांति से आज का लेक्चर जीरो से लेकर के कंप्लीट करना, पूरा लेक्चर देखना, और जैसे जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो रही है आप देखोगे कि कुछ महीनों के बाद आपके जैसा कोई नहीं होगा। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सीरीज में। नाम है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। इस सीरीज के 2 सेशन कंडक्ट हो चुके हैं आपके लिए। पहला सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किया था यूनिट डिजिट पर, और दूसरा सेशन था डिजिटल सम। उसी सीरीज में आज का जो लेक्चर है, थर्ड क्लास है, HCF LCM एंड इट्स एप्लीकेशन। आप सभी को पता है कि HCF LCM एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है हमारी मैथमेटिक्स में, उसके साथ साथ ये अलग अलग टॉपिक में एक बहुत बेहतर यूज के साथ में हम इस LCM एंड HCF के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अगर फ्रैक्शंस में डाटा दिया गया है तो उस फ्रैक्शन के डाटा को आसान करने के लिए, डिनोमिनेटर को डाइल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम LCM का काम करते हैं, LCM का यूज करते हैं। अगर टाइम एंड वर्क टॉपिक है तो उस टॉपिक का एक सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट जो आप सभी का फेवरेट भी है, LCM मेथड आप बोलते हैं, है ना। ऐसे कई जगह पर हमें इस टॉपिक का यूज देखने को मिलता है। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो है HCF और LCM। तो बेहद शांति, बेहद सहूलियत और पूरे डेडिकेशन के साथ में लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा। बहुत कुछ चीजें इसमें सिखाई जाएंगी, नो डाउट, क्योंकि आप सभी लोग, मैं पहले से ही बोलता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब अपनी साइड से पूरा अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ आता भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के सेशन में आप कुछ नई चीजें, कुछ बेहतर चीजें जरूर सीखेंगे, ये प्रॉमिस है। अब वो सारी चीजें आपको लेक्चर के दौरान ही समझ आएंगी। नो डाउट हम लोग जो चीजें सीखे हुए हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है, बट इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत सभी को हर जगह, हर स्थिति में। तो एक ही चीज बोलूंगा कि सेशन स्टार्ट जब किया करो तो बिल्कुल जब शांति में जब बैठ जाओ कि हाँ हम अपने टेबल पे बैठ चुके हैं और अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो सेशन को 1 शॉट में कंप्लीट, तब आप उसकी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, और जो भी चीजें आपको बताई जाए उनको नोट करो, अपने नोट्स सुनाओ, है ना, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करो। कोई अगर सवाल ऐसा है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर ये चीज अगर और डिस्कस हो जाए तो मजा आएगा, हम उन कमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक HCF LCM। तो आज हम लोग अपने ये 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज में यूनिट डिजिट का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो रही। डिजिटल सम एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस पर लगभग 2 घंटे की वीडियो थी आपकी। और आज आपका लेक्चर है HCF और LCM, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन में इसको हम यूज कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को उठाएंगे, है ना, बिल्कुल जीरो से। चलिए भाई, ये आपका पूरा चार्ट था इस सीरीज का, और पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जो कि है LCM एंड HCF, लेक्चर नंबर 3। चलिए शुरुआत किया जाए, रेडी से? ओके, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि LCM और HCF होता क्या। नाम से ही क्लियर है कि भाई LCM और HCF, LCM मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस चीज को जरा ब्रेक करो यार, समझ लो। जो देखो ये डेफिनेशन है, बस उसको समझने में आपको, ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, ऐसा नहीं कि बस इसको लिख करके ले आए नोट्स, सीट अच्छी लग रही, नहीं, कुछ तो बात है। तो समझिए क्या है, नाम से ही समझ में आया है कि सर फैक्टर, फैक्टर चाहिए, फैक्टर होना चाहिए कॉमन। कॉमन मतलब कभी भी सिंगल चीज में कॉमन वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस पेन की एक प्रॉपर्टी बताइए जो कॉमन है, नहीं समझ में है। मैं अगर पूछूं एक ये पेन है और एक ये पेन है, इसकी प्रॉपर्टी वो बताइए जो कॉमन है, तो आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। मतलब कॉमन के लिए आपको मोर देन 1 डाटा चाहिए, और फिर उसके बाद में कॉमन फैक्टर रहेगा, तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब बहुत से हो सकते हैं।
जब कॉमन फैक्टर बहुत से हो सकते हैं तो फिर उसमें बोला गया, बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमें पता करके बताइएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो यही चीज रही। अच्छा, एचसीएफ को अब कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कैसे कैसे एचसीएफ फिगर आउट कर सकते हो, तो मैं अगर छोटे छोटे दो नंबर ले लूं, मैंने बोला कि जैसे 12 है और 18 है, ये दो नंबर मैंने ले लिए, मैंने कहा कि इनका एचसीएफ बताइए। तो एक तरीका ये होता है कि आप एचसीएफ के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर एचसीएफ पे 12 के कितने कितने होने, फैक्टर मतलब वो नंबर जो उस संख्या को डिवाइड कर सके। तो 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? बोले सर 1 2 3 4 6 एंड 12, ये वो नंबर है जो 12 को डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 6 9 एंड 8, ये वो नंबर है जो 18 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब हो गए आपके पास में 12 और 18 के फैक्टर। अब मैंने पूछा इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से, तो आप कहेंगे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे 12 और 18 के कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर कौन कितने निकल के? बोले सर 4 फैक्टर है जो कॉमन है, 1 2 3 और 6। इसीलिए मैंने पूछा कि मुझे इनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो बताइए। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? बोले सर वो आ जाएगा HCF, दैट इज इक्वल टू 6। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6। क्लियर है? तो आप समझ पाए? अच्छा, इस चीज को एक तरीके से और भी समझ लेंगे, बोले वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर। तो इसका एक तरीका होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो सर 12 के अगर प्राइम फैक्टर अगर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, 4 3 12। इसी तरीके से अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे, बोले सर 2 गुना 9 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर। तो अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन को जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, ये लिखा हुआ है, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर अगला 2 तो नहीं मिल रहा है, 3 के नीचे 3, इस तरीके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम बोलते हैं कि जो नंबर दोनों में मिल जाए, 2 गुना, तो हम कहते हैं एलसीएम 6। आपके पूरे सिलेबस में ये चीज कहीं पर भी यूज नहीं होगी, लेकिन पिछले 2 साल से एसएससी और रेलवे दोनों इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछने लगे। तो जब सवाल पूछने लगे तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। एक तरीका क्या रहता है, जैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हमें ये बताइएगा कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, इनका 5 की पावर, इनका HCF बताइए। अब एग्जामिनर ने ये पूछ दिया, आपको प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, तो अब इनका HCF कैसे निकाला जाए? तो वहां पर आपको हेल्प करेगा प्राइम फैक्टर। तो अब कैसे करेंगे? बोले हमारे पास यहां पर 2 प्राइम नंबर है, तो इनकी मिनिमम पावर कितनी है? बोले सर मिनिमम पावर 2 थी। 3 प्राइम नंबर है, उसकी मिनिमम पावर कितनी है? बोले ये है। तो पर्टिकुलर प्राइम नंबर की मिनिमम पावर पिक कर लो, दैट इज योर HCF। जैसे अगर मैं कहूं पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 की मिनिमम पावर कितनी? बोले सर यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर होगी 2। फिर 3 की मिनिमम पावर है 3 का स्क्वायर। फिर 5 की मिनिमम पावर है सिर्फ 5 की पावर 1। तो बस 4 पंचे 20, 20 निम्मा 180, तो HCF आ जाएगा 180। बात समझ में आई? इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आजकल पूछ दे रहे हैं, आपको पता होना। फिर एक दूसरा मेथड और होता है, दैट इज डिवीजन कॉन्सेप्ट, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है वो समझ कि 12 और 18 दो नंबर दिए, मैं उन्हीं दोनों नंबर से समझा दे रहा हूं, पहले सारे मेथड समझ लो, क्योंकि आजकल एग्जामिनर उन पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करते रहे। आपसे सवाल पूछ देगा कि भाग विधि से दो संख्याओं का HCF निकाला गया और जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्रमशः 3 5 और 0 मिल रहा है, और जो आखिरी डिवाइजर है वो 17 है, तो बताइए उन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा?
अब अगर आपको डिवीजन मेथड ही नहीं पता होगा तो आप वो सवाल नहीं लगा पा रहे हो ना, राइट। तो इसलिए समझना जरूरी। तो मैंने बोला 12 और 18 का डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 12 को 18 से भाग, 18 में भाग करें कितने बार भाग जाएगा, तो बोले एक बार भाग जाएगा, कितना बचा 6। अब जो भी ये 6 बचता है भाई, फिर से यहां से डिवीजन बनेगा, पहले आपने जिससे भाग दिया उसको अंदर रख दिया, जैसे कितने बार भाग जाएगा, बोले 2 बार भाग। तो जिससे आपने आखिरी बार भाग दिया है ये आपका दूसरा तरीका ये, राइट। चलिए इसके बाद में आते हैं डिफरेंस कॉन्सेप्ट। और होता है डिफरेंस कॉन्सेप्ट, ये आपका एक कॉम्पिटिटिव मेथड है, मतलब थोड़ा सा जल्दी सवाल के सॉल्यूशन पर पहुंचता है। डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहां पर जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, कितना है, बोले सर 6, या तो ये खुद इटसेल्फ, या तो ये खुद एचसीएफ होगा, या फिर इट्स फैक्टर, इट्स फैक्टर, या तो ये खुद में एचसीएफ होगा या इसका कोई एक फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी जल्दी मिल जाती है डिफरेंस की वजह से। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके एचसीएफ फिगर आउट करने के। फिर आती है बात एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होता है, बोले सर देखो मल्टीपल है। अब अगर मैं मेरे भाई आपसे पूछूं कि मुझे 3 के मल्टीपल बताइए, तो आप 3 के मल्टीपल क्या क्या बोलोगे, बोले सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 21, कहां तक पढ़ा आता है, बोले बहुत दूर तक आता है। मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे 4 के मल्टीपल बताइए, तो सर 4 एकम 4, 4 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, है ना, बहुत आगे तक कहानी जा सकती, जहां तक ले जाना चाहे 21, 24, 27, ऐसे करके ये कहानी इनफाइनाइट जा सकती। तो अब इन्होंने मल्टीपल तो लिख लिया, अब इन्होंने अगला वर्ड बोला है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल जो दोनों में, कौन कौन सा दोनों में दिख रहा है, बोले सर 12 दिख रहा है, तो सर 24 दिख रहा है, आगे 36 दिखेगा, 48 दिखेगा, 60, 72, 84, 96, 108, 120, जाने कितने कॉमन मल्टीपल है। तो इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया लीस्ट। बोले सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो बोले सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, समझ में। अब इसको भी पता करने के 2 तरीके, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे वही हमने ले लिया कि अगर मैं आपसे बोलूं 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो बोले सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 की 3 का स्क्वायर। तो एचसीएफ में हम लेते हैं, एचसीएफ में हम लेते हैं मिनिमम पावर, एलसीएम में हम लेंगे मैक्सिमम पावर। मतलब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या करेंगे, बोले सर यहां पर पहला हमारे पास प्राइम नंबर है 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, बोले सर 2 की मैक्सिमम पावर है 2 का स्क्वायर। फिर दूसरा प्राइम नंबर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी, बोले सर 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 4 में 36 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम निकल के आएगा आपके पास, करेक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से दोनों चीजों से देखूं तो मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि मैं फिर से अगर 12 और 18 पर बात करूं, मेरे भाई ध्यान देना, तो इसका एचसीएफ 6 हो गया और एलसीएम 36 हो गया। मतलब फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैं ये बोल सकता हूं कि एचसीएफ छोटा होगा दिए गए नंबर से और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा दिए गए नंबर से, बड़ा या बराबर। एचसीएफ वो नंबर होगा जो दोनों नंबरों को काटेगा और एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों नंबरों से कटेगा। तो इसका एक तरीका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो जाता है डिवीजन मेथड अगेन। अब 12 पे डिवीजन मेथड क्या होता है, बोले सर एक साइड पर 12 लिख लिया, एक साइड पे। अब इसमें बताओ कि ये किस नंबर से कट रहा है। जनरली आप 2 करते हो, 2 से भाग करते हो, फिर 3 से करोगे। मैं कह रहा हूं कि आप तो इतने बड़े हो गए कि आप एक बार में बता दोगे सर 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18।
राइट। तो ये जो भी तुम्हारे पास यहां लिखा है और यहां जो भी लिखा है उन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36। ये आपका एलसीएम करेक्ट है। तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम फिगर आउट करने के मेथड हो गए। अब इसके बाद में एक अगला कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन, भिन्न। अगर भिन्न आ गई है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। एंड आज जो आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं उनमें से एक डिस्कशन का मुद्दा ये भी है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से, नो डाउट अभी तक आप एचसीएफ और एलसीएम का, फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम आप हमेशा इसी तरीके से निकाले हो, लेकिन ये तरीका पूरे तरीके से सही नहीं है। मेरी बात सुन के जरा शौक जरूर होंगे आप कि सर इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हर किताब में ये लिखा हुआ है और आप चले आए ये तरीका सही नहीं है। ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? वो चीजें आपको लेक्चर के दौरान समझ में आएंगी कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। फिलहाल अभी जो आपने पढ़ा है मैं वही बता देता हूं, लेकिन इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि आज हमने उसके भी सवाल कुछ रखे हो। करेक्ट है। चलिए, तो अगर हम एचसीएफ और फ्रैक्शंस निकालते हैं तो ध्यान रखना, जो भी फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ चाहिए तो जो भी चीज आप पूछ रहे, अगर आप एचसीएफ पूछ रहे हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल देना। देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अंश का एचसीएफ निकाल देना और डिनोमिनेटर का जस्ट उल्टा कर देना, मतलब एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का। और अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना और बचा हुआ फिर डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये आपके फॉर्मूले। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। ये पूरा था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में आपको अप्रोचेस नहीं सिखाई जा सकती हैं, आपको भी पता है। अप्रोच सिखाई जाती है सवाल के माध्यम से। तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवाइज हो गया। जिन बच्चों ने एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल नए हैं इस कंपटीशन के क्षेत्र में, आई थिंक आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने सवालों के माध्यम से। जो चीजें आपको सिखाएंगे उनका कुछ यूज करते हैं। सीपीओ 2023 का सवाल है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमें इनका एचसीएफ बताइए। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम यहां पर भागविधि मेथड यूज करें या फिर हम यहां पर प्राइम फैक्टर यूज करें? तो निकालो भाई इसके 3888 के प्राइम फैक्टर। बोले सर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों ना हम डिफरेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखें एक बार। तो आपने डिफरेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। बोले सर इनका अगर इनका अंतर निकालते हैं तो 9 में से 8 गया 1, फिर यहां पर 16 में से 8 गया, फिर 0 खत्म। बोले सर 81 डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या समझाया था कि या तो वो नंबर खुद एचसीएफ बन के बैठा होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उसका कोई मल्टीपल बैठा होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो बोले 71 81 का मल्टीपल नहीं है, 83 81 का मल्टीपल नहीं, 73 81 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 81 ऐसा नंबर है जो 81 का मल्टीपल है। लग गया सवाल? अच्छा, इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर आप गौर से देखें तो आप ये देख पा रहे हैं, बोले सर ये 8 24 3 27, राइट। ये 9 9 18 3 9 27। बोले सर दोनों जो नंबर है वो 27 है, मतलब 9 का मल्टीपल है, दोनों के दोनों नंबर। और एचसीएफ में ये चीज होता है कि जो भी चीज दोनों में कॉमन है वो आंसर में जरूर जाएगी, वो आपके एचसीएफ में जरूर जाएगी। तो एचसीएफ भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, एचसीएफ भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये 3 नहीं है, तब भी आपका ये सवाल आंसर, राइट। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और चलता है आपका, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान देना कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है नंबर का, ये बराबर होता है हमेशा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पर आज बहुत सी चर्चा आप लोग करने वाले हैं। आपने इसको पढ़ा भी, इस पर आज बहुत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक दो बातें और रहेंगी। जैसे एक बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? बोले प्राइम नंबर वो होते हैं जो हैज ओनली एंड ओनली टू
फैक्टर्स। बोले वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर रखते हो वो प्राइम नंबर में आते हैं। जैसे 7, अब 7 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 7। अगर हम वहीं पर 8 बोल दें तो 1, 2, 4 और 8, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी वजह से हम 1 को प्राइम नंबर में नहीं लेते। अब 1 के फैक्टर कितने हैं? बोले सर 1 का तो 1 ही फैक्टर होगा, लेकिन प्राइम नंबर बनने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, तो इसलिए 1 को भी हम प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते। प्राइम के बाद दूसरा आ जाता है कंपोजिट, भाज्य संख्या। उनके लिए होता है दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो एक ना तो 2 फैक्टर वाला है ना 2 से ज्यादा फैक्टर वाला है, इसीलिए एक के लिए एक शब्द बोला जाता है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। समझ में आया बच्चे? जब प्राइम नंबर की बात आ रही है, कोई भी 2 नंबर प्राइम पकड़ लीजिए, लाइक हमने ले लिया 5 और 7। अब एचसीएफ में क्या होता है कि जो पार्ट कॉमन है, कॉमन पार्ट को ही तो हम एचसीएफ में लेते हैं, जो पार्ट दोनों में कॉमन है, राइट? तो अब 5 और 7 में कॉमन क्या? बोले कुछ भी नहीं है। कौन सा फैक्टर इनका कॉमन है? बोले सर 5 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 5, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 7, तो कॉमन क्या है? तो बोले सर कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ, तो यही हो जाएगा इनका एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है? बोले सर एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है उसको एक बार रखते हैं और बचा हुआ सब रख देते, तो बचा हुआ 5 और बचा हुआ 7, ये हो जाएगा 35। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है कि प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा 1 होगा, और जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा, और जो एलसीएम होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ एक नंबर और चलता है, एक लैंग्वेज और चलती है, दैट इज को प्राइम नंबर। इनमें आप थोड़े से कंफ्यूज शायद हो सकते को प्राइम नंबर को लेकर के। तो मेरे भाई चूंकि इसमें प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका अभाज्य संख्या से कोई संपर्क नहीं है। को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो, मतलब ऑब्वियसली एक संख्या के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कुछ चाहिए आपको। तो से अभाज्य संख्या वो संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अगर ये 5 और 7 है तो क्या है? को प्राइम नंबर है? बोले सर वाकई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, इनमें वाकई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये से अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि ये संख्याएं प्राइम है या कंपोजिट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 और 9, क्योंकि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम नंबर में फिर से वही बात निकल के आ जाती है, फिर से वही बात निकल के आ गई कि अगर मैं पूछूं कि एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोले सर कॉमन कुछ भी है ही नहीं, तो कॉमन जब कुछ भी नहीं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? बोले 1। और जब एचसीएफ 1 हो रहा है तो वहां के बाद में फिर मेरे भाई एलसीएम कितना होगा? तो आप कहते हो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राइट? इस पर लगाओ स्टार। एक छोटा सा मिथ और देते हैं आपको। अभी तक आपने यही पढ़ा है? बोले हाँ यही पढ़ा है सर। मैं फिर से बोलूंगा थोड़ा सा गलत पढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल गलत पढ़ा, पढ़ा सही है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा गलत है। तो क्या क्या गलती होगी वो सारी चीजें हम आज के सेशन में ये सब सीखेंगे। तो एक तो फ्रैक्शन वाली चीज रही, दूसरा ये रहा, और क्या क्या सीखेंगे इसलिए आपको बताया गया था कि आपने एलसीएम एचसीएफ के बहुत लेक्चर देखे होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, तो आप शायद समझ पाए कि मैं किस टॉपिक को सोच करके ये सब बातें आपको बोल रहा था। और ये सब चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपके पेपर में सवाल आए हुए हैं, और अब पेपर में वो सवाल आया हुआ गलत होता है तो समस्या है। अब जैसे एक अगला सवाल है कि भाई सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। सबसे पहला काम उन्होंने बोला पूर्ण वर्ग संख्या। अब चूंकि हम अपने ऑप्शन पे गए तो ऑप्शन एग्जामिनर चालाक था बहुत, उसने चारों के चारों ऑप्शन पूर्ण वर्ग दे रखे। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सब से पूरी पूरी कट जाए। तो इन सब से पूरी पूरी कट जाए तो तरीका क्या है कि कौन सी संख्या पूरी पूरी कटती है? तो आप कहते हो कि जो एलसीएम होता है, जो सबसे पूरी पूरी कट जाए वो क्या होता है? बोले सर वो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो तरीका तो ये है कि हम इन सब का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बोले सर 4, 6, 9, 12 और 15 इनका एलसीएम निकाला। अब एलसीएम के लिए क्या प्राइम फैक्टर बनाए या डिवीजन लगाए? तो नहीं यार, वो तरीके तो काम नहीं करेंगे। अब आपके पास में अप्रोच वाले मेथड आते हैं मेरे भाई, और उनमें पहला मेथड होता है हाईएस्ट नंबर। अब करना क्या है? बोले सर 15 पकड़ लो यहां पर। अब 15 में 4 से भाग करो, जितना कट जाए, बचा हुआ लिख देना। 4 से कुछ भी कटेगा? बोले कुछ नहीं कटेगा, तो 4 तो पूरा पूरा रख दो। 6 कट जाएगा? बोले सर 6 में 2 इससे कटेगा, 3 इससे कटेगा, खत्म। 9 कटेगा? बोले सर 9 का सिर्फ 3 कट पाएगा, बचा हुआ 3 रह जाएगा। 12 कट जाएगा, 15 तो है ही। तो ये आपका हो जाता है मेरे भाई एलसीएम। अब अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना कैलकुलेट करने पर आएगा? बोले सर 12 और 15 180। ये मेरे भाई एलसीएम आया। इस चीज को एक बार और समझते हैं कि यार ये मैंने कर क्या दिया, समझो। जैसे अगर मैंने नंबर लिए 24 और 36 और 60, मैंने ये नंबर लिया, तो अब करना क्या है? बोले सर सबसे बड़ा नंबर ले लो 60, राइट। अच्छा 24 से काटो इसे, कितना कटेगा? बोले सर अगर 60 को अगर 24 से काट रहे हैं तो 12 पंचे 60, 5 ऊपर बचेगा, 2 नीचे बचेगा, 2 बच गया ना। जो 2 बच गया वो लिख दो। ये लिख क्या? 24, 60 तो खत्म कर चुके, 24 भी खत्म। हमने क्या किया? 60 नंबर लिखा हुआ था, 24 से भाग किया, 12 पंचे 60, 12 दूनी, तो नीचे 2 बचा, वो गुणा कर। अब हमारे पास ये नंबर। अब 36 से भाग करो, 36 से क्या करेंगे? तो सर 12 पंचे 60, 12 3 36, अपॉन में 3 बचेगा सर, 3 बचेगा, लिख दो 3, बस हो गया। 6 36 360, ये आपका 360, ये आपका। बात समझ में आई आपको? तो यहां तक क्लियर हुआ सब कुछ, ठीक है। एलसीएम निकालने का एक तरीका हो गया। तो जब यार हमने अपना एलसीएम निकाला तो हम एलसीएम निकालने पर पहुंचे, बोले सब देखो ये 4 स्क्वायर बना रहा है, 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5, तो 3 का भी एक पेयर स्क्वायर बना रहा है, 5 का एक पेयर स्क्वायर बनाने के लिए अब अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें, क्योंकि उन्होंने पूर्ण वर्ग पूछा है, तो 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 900। यार ये तो हो गया इसका मेथड। लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपटीशन में बैठे हैं वहां पर आपके पास एक बहुत अच्छी चीज होती है, दैट इज ऑप्शन। तो ये मेथड जरूर है, लेकिन हमारा फोकस किस पे है? बोले हमने, इन्होंने बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या, हमने पहले चारों ऑप्शन देखे, बोले चारों के चारों पूर्ण वर्ग। अच्छा बोले इन सब से कट जाए, तो कट जाए, तो अगर मैं 4 से काटने बैठा तो 961 नहीं कटेगा, 941 नहीं कटेगा, 900 और 784 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक 15 पे नजर डाली, बोले 15 से कटेगा, तो इसका मतलब 5 से भी कटना चाहिए, ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा करेक्ट। ये दूसरा मेथड है जो आप एग्जाम में लगाओगे, राइट। तो आज आप सवालों को भी लगाओगे प्लस उनके कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। चलिए, और एक तरीका आप सीखे कि जल्दी एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी जल्दी एलसीएम निकालने के आपको पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट समझाना बाकी है। 3-4 मेथड और सिखाऊंगा कि जल्दी एलसीएम वर्बली कैसे निकाला जा सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका रेशियो 13 और 15। अब ध्यान देना, अगर संख्याएं ए और बी के रेशियो में, ध्यान देना, अगर संख्याएं ए और बी के रेशियो में और इनका एचसीएफ पी है, एचसीएफ मतलब वो दोनों में रहेगा, इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी? बोले सर वो संख्या, पहली संख्या एपी और दूसरी संख्या बीपी हो जाएगी। मैं अगर यहां से पूछूं कि इनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे देखो जो कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं, तो ए बी पी, ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा। यही कॉन्सेप्ट तो चलता है ना। तो यहां से हम एक चीज समझ पाए कि जो हमारे पास रेशियो दिया जाता है, जो हमें रेशियो दिया जाता है उसमें कॉमन पार्ट कट गया। ये संख्याएं जो है, ये हमें जो 13 रेशियो 15 के रेशियो में दिया गया है, इनमें कॉमन पार्ट कट गया होगा। चूंकि अगर इन्होंने हमसे बोला है कि इसका एचसीएफ 12 है, तो 12 इस संख्या में भी रहा होगा, 12 इस संख्या में भी रहा होगा, और एचसीएफ रेशियो है तो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या एक्चुअल में 13 गुना 12 रही होगी और ये वाली संख्या 15 गुना 12 रही होगी।
लेकिन जब रेशियो बनाते हैं तो वो कॉमन वाला पार्ट हम काट देते हैं, तो हमारे पास 15 और 12 का रेशियो आ गया था। मतलब पहला नंबर हमारे पास ये रहा और दूसरा नंबर हमारे पास ये रहा। अब अगर यार मैं एलसीएम निकालूं यहां से, तो एलसीएम कितना आएगा? बोले सर 13 गुना 12 और 15, और 12 चूंकि दोनों में है तो 12 को एक ही बार लिखे। बात समझ में? तो यहां से एक चीज हमें समझ में है कि आप गौर से देखें तो ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो और ये एचसीएफ लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर रेशियो में डाटा गिवन है, रेशियो में डाटा गिवन है ना, तो एलसीएम बराबर ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ। ये मैंने कहीं पर आज पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ। मतलब अगर एलसीएम निकालना है तो आप कैसे बोलते हो? बोले जो भी रेशियो दिया गया उनका गुणा कर दो, ए गुणा बी इंटू एचसीएफ। ए बराबर 13, बी बराबर 15 और सी एचसीएफ कितना है? बोले सर 12। इनका मल्टीप्लाई कर जाएंगे, आंसर पे पहुंच। ठीक है। अब यहां से अगर मैं 5 निकाल लूं और यहां से अगर मैं 2 निकाल लूं तो हमारे पास बचेगा 3 और 6। एक जीरो चला जाएगा, 3 छंग 18, 8 तिया 24। यूनिट प्लेस मस्ट बी 4, ऑप्शन। ये तरीका होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बात समझो, इस कॉन्सेप्ट में भी एक इंप्रोवाइजेशन चाहिए। और क्या इंप्रोवाइजेशन होगा वो अभी आपको सिखाता हूं हाथों हाथ। एक चीज समझो, मैं आपको कुछ छोटे नंबर देता हूं, उन नंबर से समझो कोई भी चीज है। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 संख्याएं हैं, 2 रेशियो 4 रेशियो, 2, 3 और 4 के रेशियो, ठीक है, और इनका एचसीएफ 5 है। इसका मतलब वो संख्या कितनी होंगी? आप कहेंगे बोले सर 10, 15 और 20 होंगी। समझना बात को जरा। तो मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं तो सब चीजें मिक्स कर रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश करना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डायरेक्टली कि अगर नंबर्स जो है देखा जाए तो नंबर्स हमारे पास 10, 15 और 20 होंगे। अब मैं अपने उसी मुद्दे पर आता हूं कि फिगर आउट करो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? तो सर एलसीएम अभी अभी लेना सिखाया है कि 20 ले लो सबसे बड़ा नंबर, 10 से तो पूरा पूरा कट जाएगा तो खत्म हो गया, 15 से अगर काटेंगे तो सर 5 कटेगा, 3 बचेगा तो 3 और डाल दिया हमने, तो एलसीएम हो जाएगा 60। या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो या फिर आप इसके डिवीजन मेथड लगा लो, कोई भी लगा लो, आपके पास नंबर्स का एलसीएम कितना आया? 60। लेकिन अभी अभी जो आपने फॉर्मूला बात करी, ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा बुक्स में कि जब भी हमारे पास डाटा रेशियो में है तो उस डाटा का गुणा करो और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आता है। ये आपकी बुक्स का है। आप देखिए किसी भी मतलब कुछ किताबों में है, सब में है या नहीं मैंने सबको ओवरव्यू नहीं किया, बट कुछ किताबों में मैंने देखा है। और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की किताबों, जो मतलब टॉप पब्लिकेशन माने जा सकते हैं, उनमें देखा है। तो अब करना क्या यार, बात समझो। तो जरा अब अगर मैं अपने उस फॉर्मूले से अगर एलसीएम निकालने पहुंचा तो हमारे हिसाब से हम 2 गुना 3 गुना 4 एबीसी गुना कर दिया इंटू एचसीएफ 5 मल्टीप्लाई करते। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 तिहाई 24 पंचे एलसीएम 120 आना चाहिए। अब या तो किताब गलत है या तुम गलत हो, क्योंकि एक जगह पर एलसीएम 60 आ रहा है और एक जगह पर एलसीएम 120 आ रहा है। इसका मतलब उस फॉर्मूले में एक इंप्रोवाइजेशन चाहिए। बोले इंप्रोवाइजेशन चाहिए क्या? बोले सर इंप्रोवाइजेशन ये है कि जो हमारे पास रेशियो दिया जाता है हम उसका प्रोडक्ट नहीं करते हैं, हम उसका एलसीएम लेते हैं। चूंकि वो रेशियो जब अगर ये 2 नंबर होंगे तो 2 नंबर में तो कॉमन पार्ट बचेगा ही नहीं, तो वो कट जाता है, तो इसलिए वो 2 नंबर वाले पे तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन जब 2 से ज्यादा नंबर का रेशियो दिया जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमें ऐसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है जो एक जगह तो काम कर रहा है और दूसरी जगह काम नहीं कर रहा।
तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले इसमें एक छोटा सा इंप्रोवाइजेशन कर दीजिए कि अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट की जगह पर काट के उसकी जगह पर लिख दूं कि एलसीएम ऑफ रेशियो, बस छोटा सा इंप्रोवाइजेशन है। क्या करना है? बोले जो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो हम आज तक पढ़ते रहे हैं, अब वहां पर हम एलसीएम ऑफ रेशियो यूज करें। तो सर यहां पर चाहे 2 रेशियो दिए जाए चाहे 10 दिए जाए, अब हमारा सवाल कभी गलत नहीं, करेक्ट है। तो पहला इंप्रोवाइजेशन आपका आज के टॉपिक में। अब अगर इस इंप्रोवाइजेशन को यूज करके हम अगर अपने सवाल को देखें कि हमारे सवाल के बारे में हमारी क्या चीजें बन रही हैं, तो अब यहां से आप एलसीएम निकालोगे मेरे भाई। तो एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ रेशियो। अब 2, 3, 4 का एलसीएम तुम्हें पता है, सबसे बड़ा नंबर लिया, 2 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कट रहा, तो एलसीएम हो गया एलसीएम ऑफ रेशियो 12 इंटू एचसीएफ 5। तो योर फाइनल एलसीएम इज इक्वल टू, पहला कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग समझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अब 3 संख्याएं दे रखी है, रेशियो में है, ठीक है। आपसे बोला कि इनका एलसीएम ये है, इनका एचसीएफ बताइए। अब इनका एलसीएम दे रखा है मेरे भाई, देखो 34,650, जो बराबर होगा एलसीएम ऑफ रेशियो। और अगर आप रेशियो को देखो तो इसका हर एक नंबर क्या आपस में तो प्राइम बना रहा है। बोले सर कुछ भी कॉमन नहीं है, 5, 7, 9 सब अलग अलग है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू। और पता है जैसे वो जो फॉर्मूला पहले प्रोडक्ट वाला था, उस फॉर्मूले के साथ में एग्जाम्पल में वही लगा दिया गया था, 579 वाला एग्जाम्पल दिया गया था। तो वो जस्टिफाई कर रहा था, रीजन क्योंकि वहां पर कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं था। बट क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती थी कि जहां पर ये 5, क्या ये रेशियो नहीं आ सकता है सवाल में हमारे? ये भी तो आ सकता है। और अगर ये रेशियो आ गया तो फॉर्मूला गलत, तो इसलिए फॉर्मूले को इंप्रोवाइज करना जरूरी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इनका एलसीएम ये हो गया इंटू एचसीएफ। बोले सर वो हमें पता करना है, वो हमें पता करना है। अब अगर मैं नोटिस कर पाऊंगी एक चीज, तो जरा ध्यान देना, ये आप सिर्फ नोटिस करके सवाल को आप टिक कर सकते हो। आंसर 110 कैसे, मैंने आपको सिखाया है पिछली 2 क्लासेस में। मैंने एक चीज आपको पहली क्लास में क्लियर कर दिया गया था कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन पीछे की क्लासेस को हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी हर एक क्लास में। तो ये आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं। अब कैसे, देखो यार, यहां पर हमारे पास ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी ऑड होगा, करेक्ट है। लेकिन हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक इवन नंबर है। तो रिजल्ट इवन कैसे पॉसिबल है, उसके पीछे की वजह होगी कि x मस्ट बी इवन। अब ये चीज आपको पिछले सेशंस में सिखाई है, तो x मस्ट बी इवन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हम क्यों सॉल्व करने जाएंगे, लग गया सवाल, x बराबर 110 आंसर, समझ पे। बाकी आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सीपीओ 2023 का सवाल। देखो सवाल डिस्कस करेंगे, मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉल्व अप्रोच से करेंगे, क्योंकि आपको मेथड भी सिखाने हैं, आपसे सवाल भी डिस्कस करने हैं, और साथ ही साथ आपको अप्रोच भी सिखाना है। मैंने आपसे 50 लेक्चर का टाइम मांगा है, और इन 50 लेक्चर में अभी तो तीसरे लेक्चर पे अभी आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो चुके होंगे। अभी रुको, जिस दिन ये सीरीज कंप्लीट हो गई और आपने सीरीज का पहले से लेकर के 50वां लेक्चर हर एक लेक्चर अटेंड किया है, यकीन मानो फिर आपकी जैसी मैथ नहीं मिलनी है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले 2 अभाज्य संख्याएं x और y, इनका एलसीएम। अब अभी आज ही डिस्कस किया था, बोले अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ कितना होता है? वैसा एचसीएफ होता है 1, और एलसीएम कितना होता है? बोले एलसीएम होता है प्रोडक्ट। ये तो आज ही डिस्कस किया, हाँ भैया नहीं। तो अगर 2 संख्याएं अभाज्य संख्याएं x और y है, तो इनका एलसीएम इनके गुणा के बराबर होगा, जो कि बराबर है 533। अब अभाज्य संख्या है तो इन 2 के अलावा किसी तीसरे से कटने वाली भी नहीं है। तो जरा चेक करना शुरू करो कि ये 533 किससे कट रहा है।
3 से तो नहीं कटने वाला है, 5 से नहीं कट रहा, 7 से अगर काट के देखते हैं तो 7 सत्ते 49, 43 नहीं कट रहे, 11 से नहीं कटेगा, 13 चौको 52, 13 से। इसका मतलब अगर ये 13 से कटा है तो भाग करके देखो दूसरा भी प्राइम नंबर आएगा, तो 13 चौको 52, एक बचा, 13 एकम 13। इसका मतलब एक संख्या 13 बनी और एक संख्या 41 बनी। इनका कहना है x इज ग्रेटर देन y, तो x हो जाएगा बड़ा वाला और y हो जाएगा छोटा वाला। क्यों भाई, सही बात है गलत है ना? हमने क्या बोला, इन्होंने बोला एलसीएम जो है वो x और y का ही है, और हमें पता है प्राइम नंबर का एलसीएम उनके गुणा के बराबर होता है, तो गुणा के बराबर तो दोनों टुकड़े तोड़ लिए हमने, तो हमारा x बड़ा वाला है, y छोटा वाला है। अब इन्होंने हमसे पूछा है 4y माइनस एक्स कितना है, तो 4y कितना हो जाएगा, 13 चौको माइनस एक्स कितना है, 1। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा मेरे भाई 11। तो यही सवाल का उत्तर है। आसान है, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी अब नहीं जाना है तुम्हारे। ये चीज है मैंने बताया था जब लेक्चर शुरू हुआ था, एक इंप्रोवाइजेशन आप सीख गए हो कि जहां पर प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है वहां पर आज के बाद आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रेशियो यूज ना करके एलसीएम ऑफ रेशियो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग चीज। दूसरा इंप्रोवाइजेशन हमने आपको यहां पर बताया था, टोटल 3 इंप्रोवाइजेशन थे, और भी ये तो वो इंप्रोवाइजेशन है मेरे हिसाब से जो शायद आप गलत करते हैं। वो प्रोडक्ट वाली बात समझ में आई कि कैसे गलत होता है, राइट? एग्जाम्पल नहीं फंसता है उसका, इसका एग्जाम्पल फंस गया। 3 से 4 बार पेपरों में वो सवाल पूछा जा चुका है, मतलब उस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है जिसमें एरर होता है ना? तो इसको समझते क्या करते हैं। अब हमसे इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन है और उसका एलसीएम चाहिए। मैंने क्या बताया था, जो भी पूछा जा रहा है वो न्यूमरेटर का निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और अपोजिट वाला मतलब एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यही तो फॉर्मूला है। बोले हाँ। मैंने कहा फ्रैक्शन है मेरे भाई अपने पास 3/2, दूसरा है 81/16, और तीसरा है 9/8। इन्होंने हमसे पूछा एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालने के, तो ऊपर वाले 3, 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर एलसीएम 3 की पावर 4 मिल रही है। 81 में 3 भी आ रहे हैं, नोट सब आ जा रहे हैं, अपॉन 2, 8 और 16, इनका एचसीएफ मतलब सबसे छोटा वाला नंबर जो सब में कॉमन मिल जाए, बोले सर 2 मिल रहा है, तो ये 81/2 आपका आंसर होगा, एलसीएम ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक और सवाल, बोले इसका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाए, बोले जो भी पूछा जाए, अगर वो एचसीएफ पूछ रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का वही निकालिए, और डिनोमिनेटर के लिए उल्टा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर मैं देखूं 12, 14 और 16 में क्या कॉमन दिख रहा है, तो डिफरेंस पे अगर आप जाएंगे तो बोले 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अब इन 2 और 2 का एलसीएफ बोले 2, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ हो जाएगा 2, और 2 हमें एक ही जगह पर दिख रहा है, ऑप्शन सी। बाकी और कर लेते हैं, बोले इनका अगर हम एलसीएम निकालने जाए, अब ध्यान दो यार, मुझे जरा एक बात बताओ, 5, 15 और 17 ये 3 रेशियो में है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या हम इनका गुणा कर दें, बोले सर गुणा नहीं करो, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी 15 का पार्ट है, तो प्रोडक्ट वाली बात तो देखो गलत सीखी थी, है ना? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 15 × 17, 15 × 17, 16 - 1, 16 + 1, तो 255, 2/255, ऑप्शन सी करेक्ट है। बेहद आसान सवाल। तो यार अब दिमाग में एक आया, बोले देखो सीजीएल में सवाल आया, आंसर मिल गया, सीपीयू में सवाल आया, आंसर मिल गया, और तुम कह रहे थे गलत है। एक सवाल एलसीएम पे था, उसका भी आंसर मैच कर गया, एक सवाल एचसीएफ पे था, उसका भी आंसर मैच कर गया। प्रॉब्लम कहां है, क्या गलत पड़ गए, वो तो बताइए। एक सवाल छोटा सा और हो जाता है, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सर इस सवाल को सॉल्व करना है, अच्छा ये आरपीएफ में आया हुआ, तो एक सवाल चेंज कर दिया यार, मे बी दैट वाज चेंज्ड,
ये सवाल डायरेक्टली आ गया क्या? एक क्वेश्चन और, हाँ ये है ना सवाल, एक क्वेश्चन और होना चाहिए। डन। अब जैसे ये सवाल था, इसको आप कैसे करेंगे? बोले सर ये लिखा है हमारे पास, डेसिमल वाले को सॉल्व करने के लिए आप फ्रैक्शन वाला बनाते हैं, क्योंकि डेसिमल से ज्यादा फ्रैक्शन में आसानी आएगी। 18/100 और 45/100, करेक्ट है। अब इन्होंने कहा कि हमें इसका एलसीएम पता करके बताइए, तो एलसीएम का मतलब हो गया कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आप गौर से देखो मेरे भाई, तो डिनोमिनेटर में 100 100 100 सभी जगह पर है, तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर 100 ही हो जाएगा। अच्छा, यहां का अगर हम एलसीएम निकालें, तो मैंने एलसीएम के लिए क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर आप पिक कर 45। अब 45 को अगर पिक कर लिए 15 से, तो पूरा पूरा कट रहा है, 15 या 45, तो इसकी तो छुट्टी हो गई, ये तो पहले से पिक करते ही छुट्टी हो गई थी। 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो जो 2 बच रहा है उसको भी रख दीजिए आप यहाँ। तो ये अल्टीमेटली आपके पास आएगा, बोले सर 90/100, 90/100 का मतलब 0.9 है कहीं पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 0.9 ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब तुम्हारे मन में दिमाग में आया, बोले ये ऐसी फर्जी में हाइप कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, सारा मेथड तो सही। मैंने कहा एक आखिरी सवाल और बचा है, आरआरबी जेई में आए हो क्वेश्चन, एक बार ट्राई मारते। आप ट्राई मारें, चलो करते हैं। क्या करेंगे? बोले सर 108/100 इंटू, ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा 9/, सब सही है। और इन्होंने कहा एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना? बोले सर सबसे छोटा नंबर 9 है जो तीनों को काट रहा है, तो एचसीएफ 9 हो जाएगा, और 100 100 और 10 का एलसीएम तो आ जाएगा, तो 0.09 और 0.09, ऑप्शन डी करेक्ट। हमें सारे ऑप्शन मिल गए और हमने 4 सवाल लगाए फ्रैक्शन बेस्ड एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। एक मजेदार बात मैं आपको बताना भूल गया, आपके जो पिछले 3 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट है, बट क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। बस मुझे यही समझाना था आपको। कैसे गलत है मैं वो समझाता हूं। इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज गिवन नंबर्स, और एचसीएफ मतलब वो होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट जाए, तो आपका एचसीएफ होता है। आपका आंसर निकल के आया 0.09। और मेरा एक बात कहना है कि जरा एक बार इससे डिवाइड करके देखो इन तीनों नंबर्स को, क्या ये तीनों कट रहे हैं या नहीं। जब आप डिवाइड करके देखोगे ना मेरे भाई, तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए 1.08 डिवाइडेड बाई 0.18, दो अंक बाद दशमलव है, तो 108/18, 18 छिक्का 108 कट गया। वो लिखा है 36/18, 2 बार कट गया, तो वो लिखा है 0.9/0.18, तो ये आ जाएगा 90/18, 5 बार कट गया। मतलब ये वो नंबर है जो तीनों को काट ले रहा है, ये भी है वो भी है, अग्रीड। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? बोले हाईएस्ट। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बोले सर बड़ा तो ये वाला है, तो आंसर ये वाला होना चाहिए, हमारा तो ये वाला आ रहा है। अब दिमाग में कीड़ा काटा, बोले हाँ कुछ तो है तो छूट रहा है, तो वही समझाना चाहिए। समझ में आया कि यार, अब समझ में आया मुद्दा कि जो हम सीख रहे थे उसमें एक चीज की कमी चल रही थी, और वो कमी थी, मैं फॉर्मूले को अब थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देता हूं जाकर के। हमारे पास फॉर्मूला लिखा था ये, यहां पर इस फॉर्मूले को लगाने के 2 तरीके रहेंगे। मेथड 1, या तो फ्रैक्शन मस्ट बी
इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या तो आप ये काम कीजिए। दूसरा, अगर ये नहीं करने का मन है तो दूसरा काम कर लो, मेथड 2, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। इसको भी मस्ट ही रखते हैं, शुड क्यों, रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं कर रहे, मस्ट बी सेम। आप दो में से कोई एक काम करो यार, या तो फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी अब कॉमन ना हो, एकदम जैसे 10/16 लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है क्योंकि 2 से कट रहा है। 5/8 सिंपलेस्ट है। तो या तो आप फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डालो, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने का आपका कोई पर्पज नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो। उसके बाद में अपने फॉर्मूले अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा सवाल कभी गलत नहीं। अब देखें गलती कहां पर हुई थी हमसे सवाल में। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से लेके चलता हूं। तो सवाल हमारे पास था ये पहला क्वेश्चन। अगर आप अपने सवालों को देखिए तो आपकी फ्रैक्शन यहां पर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3/2 में आपस में कुछ नहीं कट रहा है, 81/16 में भी आपस में कुछ नहीं कट रहा है, और उसी तरीके से 9/8 में भी कुछ नहीं कट रहा है। तो इस बार जो एग्जामिनर ने डाटा दिया था वो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में था, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर मैच कर गया था। हम अगर अगले सवाल पर पहुंचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है वो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 12/5 में कुछ भी आपस में नहीं कट रहा है। 12 और 5 में कुछ कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है। उसी तरीके से 14 और 15 में भी कुछ भी नहीं कट रहा है, और 16 और 17 में भी कुछ नहीं कट रहा है। तो ये भी हमारे पास डाटा सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो इसीलिए हमारा यहां पर भी आंसर मैच कर गया था। और फिर उसके बाद जब हम अपने आगे सवाल पे पहुंच रहे थे तो चूंकि ये डाटा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन यहां पर मेथड 2 अप्लाई हो रहा था कि भैया सबका डिनोमिनेटर सेम है। मैंने क्या बोला, या तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो या डिनोमिनेटर सेम करो। अब इस सवाल को एक तो करने का तरीका ये हो गया था कि डिनोमिनेटर सेम हो गया था। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊं, मैं अगर 5 से काटूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/20। इसको मैं किसी से काट सकता हूं, बोले 2 से कटेगा 9/50, और तीसरे वाले को फिर से 5 से काट सकता हूं तो 9/5 से काटेंगे 20। अब आपको चाहिए इसका एलसीएम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये आपका है मेरे भाई मेथड 2। मेथड 2 में मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। और ये जो आप डिस्कशन कर रहे हो ये कर रहे हो आप मेथड 1। अब मेथड 1 ये सब सिंपलेस्ट। अब 9 और 20 में कुछ नहीं कटेगा, 9 और 50 में कुछ नहीं कटेगा, 3 और 20 में कुछ नहीं कटेगा। तो आप न्यूमरेटर का लीजिए एलसीएम। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, और डिनोमिनेटर का एलसीएम 20, 50 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है, बोले सर 10 कॉमन आ रहा है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.9, ऑप्शन ए। समझ में आया? अभी तक जब भी हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे तो ये एडिशनल डाटा हम पढ़ते ही नहीं थे कभी, कि जो फ्रैक्शन है या जो डेसिमल है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो रखना है या डिनोमिनेटर सबके सेम करने। हमने नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो वो मेरे भाई वो एरर है, उसको आज से सुधार लो, दोबारा ये गलती ना हो। अब ये प्रॉब्लम हुई थी आपके सवाल में, क्या आपके फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, बोले सर नहीं थी। ये 4 से कटेगा 9/25 होगा, ये भी सर 4 से कटेगा 27/25 होगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मैंने चलो मेथड 1 नहीं लगाया, चलो मेथड 2 लगाया, बोले सर वो भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया कि सबके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, इसलिए आपका यहां पर जो आंसर आ रहा था वो गलत है। तो अब आपके पास पहला तरीका कौन सा होगा, बोले सर हमारे पास पहला तरीका यह है कि क्या मैं इसको 90/100 लिख सकता हूं। मैंने मेथड 2 लगा दिया है, और मेथड 2 लगाया तो अब सर बात अपनी सेट है। बोले सर 100, 100 और 100 का एलसीएम, बोले सर ये तो 100 हो जाएगा,
और न्यूमरेटर का HCF। अब तुम मुझे बताओ 108, 36 और 90, अगर आप डिफरेंस कॉन्सेप्ट पर भी काम कर लीजिए तब भी आपका काम कर जाएगा। बोले सर अगर मैं यहां से डिफरेंस निकालूंगा तो यहां से आएगा 54, और यहां से अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा 72। तो 54 और 72 में फिर से डिफरेंस लगा दो 18, या फिर आप एलसीएम, और नहीं तो अब तो आपको दिख भी रहा होगा इनका HCF कितना हो जाएगा। बोले सर इनका HCF हो जाएगा 18, और 18/100 होता है मेरे भाई 0.18। तो आपका ऑप्शन ए। मेथड नंबर 2। अब क्या हम इस पर अपना वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं कि सर क्या मेथड 1 काम करेगा? ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो काम करेगा। मेथड 1 क्या बोले सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। भाई मेरी समझ में नहीं आया है कि ये 90/10 कहां से आया। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि 108/100, ये लिखा है 36/100, और ये लिखा है 9/10। अब क्या करें, मैंने कहा 4 से कट करो, ये हो जाएगा 27/25। इसको 4 से कट किया, ये हो जाएगा 9/25। इसको नहीं कट कर पाएंगे तो 9/10 ही रहेगा। क्या अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बोले बिल्कुल है। तो मैंने कहा निकालो फिर HCF। HCF क्या होगा? बोले सर 27, 9 और 9 का HCF, 27, 9 और 9 का HCF 9, ये वो नंबर जो तीनों कट रहा है। 25, 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा? सर 25, 25 का तो 25 ही ले लियो। 10 से देखा जाए तो 5 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो वो 2, 25 दूनी 50। 9/50 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप चाहेंगे कि सर 2 और 2 से गुणा करके 100 बनाया जाए, तो अल्टीमेटली 18/100 अगेन 0.1 करेक्ट। तो अब आप समझ पाए। दूसरा एरर जो आपका था कि सर फ्रैक्शन केस जब भी पढ़ते थे तो वहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते थे, बट उसकी एक हिडन इंफॉर्मेशन और थी जो हमें पता होनी चाहिए कि या तो हमारी जो भी फ्रैक्शंस बन रही हैं उन सब के डिनोमिनेटर सेम करके दे दो, और डिनोमिनेटर सेम करने का इरादा नहीं है तो वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर हम ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली गलत है। तो इस चीज को अब आप एड ऑन कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 12 है। अब एक काम समझो यार, यहां के बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं पूरे HCF LCM, जो कि HCF LCM अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन आज हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट तक को हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और जहां पर आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आज हम लोग वो सब कुछ कवर कर जाएंगे, करेक्ट है। तो जरा समझिए, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। आप जब पूरी मैथमेटिक्स में नंबर मानते हैं मेरे भाई, तो वहां पर नंबर आप ABC, XY Z P Q R K L M मानते हैं, लेकिन जब HCF LCM में कभी भी नंबर मानने की बात आएगी तो आप वहां पर नंबर इस तरीके से मानेंगे जिसमें से कुछ पार्ट कॉमन होगा और कुछ पार्ट कॉमन नहीं होगा। अगर 2 नंबर मानने की जरूरत आई है तो AX BX मानेंगे, 3 नंबर मानने की जरूरत पड़ी है तो AX BX CX मानेंगे। मतलब कुछ पार्ट उनमें कॉमन होगा और कुछ पार्ट उनमें कॉमन नहीं होगा। ये बात यहां तक क्लियर होगी आपको। अब करना क्या रहेगा, आपको पता है कि अगर मैंने ये नंबर मान लिया, ये अगर नंबर हमारे पास AX और BX है तो इनका LCM क्या, HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? तो आपको सर HCF जो पार्ट कॉमन है दैट इज X। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि इनका LCM क्या हो जाएगा, बोले सर LCM हो जाएगा A B। अच्छा अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो क्या होगा? बोले सर रेशियो की अगर बात करेंगे तो X से X खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा A और B, राइट। अगर मैं इनका सम निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? तो सर सम हो जाएगा A प्लस B X। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालना चाहूंगा तब क्या होगा? वैसे डिफरेंस हो जाएगा A माइनस बी एक्स। अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालना चाहूंगा, मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे यहां पर 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक चीज क्या थी? बोले सर एक चीज थी ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, वेयर A एंड B। अब एक बात समझना यार, अगर रेशियो A B है, जितना कॉमन पार्ट है वो X में ही चला गया, रेशियो A और B बच रहा है, तो क्या A और B कैसे नंबर होंगे? बोले सर A और B को प्राइम होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो भी कॉमन पार्ट था वो हमने X में
इन्वॉल्व कर दिया था, तो जो भी कॉमन पार्ट था वो पूरा पूरा एक्स में चला गया, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए और बी हमारे कोप्राइम। यहां पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट वो है जो ब्लू से लिखा है, ये आपके लिए गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एनसीएफ है, और वो चीजें अभी आप आगे के सवालों में देखना शुरू करोगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो एचसीएफ होता है ना भाई, ये एक तरीके की बीमारी जैसा होता है, मतलब जो साथ नहीं छोड़ता, उनको बीमारी नहीं कहते, उनको और भी कुछ चीजें कह सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा समझ लो एचसीएफ वो डाटा है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, राइट। जैसे एचसीएफ एक्स है, वो नंबर के साथ भी लगा है ए एक्स, दूसरे नंबर के साथ भी लगा है बी एक्स, एलसीएम में भी लगा है ए बी एक्स, सम में भी लगा है, डिफरेंस में भी लगा है, मतलब एचसीएफ हर जगह पर रिफ्लेक्ट होगा एक्सेप्ट डिवीजन, एक्सेप्ट रेशियो। रेशियो डिवीजन सेम होता है, राइट। तो जो एचसीएफ है वो रेशियो या डिवीजन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर ये कट जाएगा। उसके अलावा ये हर जगह पर रिफ्लेक्ट होगा, ये हर जगह पर दिखेगा। तो इन्होंने आपको एक सवाल दिया मेरे भाई, इन्होंने आपसे बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, इनमें से कौन सा इनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अब यार जो भी एलसीएम होगा वो क्या वो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होगा या नहीं होगा, मतलब उसमें एचसीएफ का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा। बोले बिल्कुल दिखेगा। हम अपने ऑप्शन पे बोले 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, लेकिन ये 74 नंबर ऐसा है जो 12 का मल्टीपल नहीं है, जबकि एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो एचसीएफ का मल्टीपल ना हो। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा नंबर एचसीएफ एलसीएम नहीं हो सकता, आपका कहना होगा बोले सर 74 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 का मल्टीपल नहीं है, जबकि एचसीएफ हमें पता है कि वो हर हालत में साथ रहता है। तो एक तो बात ये आ गई। दूसरी चीज ये आ गई, जो ये ब्लू से मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आगे अभी बहुत से सवाल डिस्कस होंगे जहां पर आपको कुछ नंबर्स मानने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप इन चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। और अगर आप देखें तो आपका एक फॉर्मूला है दिया ना भाई, कौन सा फॉर्मूला है, बोले सर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप अगर एचसीएफ देखेंगे तो ये एक्स है, एलसीएम देखें तो ये ए बी एक्स है, फर्स्ट नंबर आपका ए एक्स है, सेकेंड नंबर आपका बी एक्स है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दोनों साइड बराबर हो रहे हैं, बोले बिल्कुल हो रहे हैं, का मतलब हम कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये आपके अभी बहुत काम आने वाला है, कैसे आएगा उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1440, उनका एचसीएफ 32 है, पहली संख्या दूसरी संख्या पूछिए। अब जो आपको मैंने पढ़ाया कि यार जो एचसीएफ है वो साथ नहीं छोड़ेगा, उन्होंने कहा दूसरी संख्या, क्या मैं बोल सकता हूं कि दूसरी संख्या जो भी रहे मुझे नहीं पता, बट वो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होनी चाहिए, बोले बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप आए 32 से कौन कट रहा है, 150 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 32 पंचे 160 कट गया। बोले सर क्या ये टेक्निक पीछे भी लग सकती थी, लग सकती थी, हर जगह लग सकती है ना। जब सिखाया है उसके बाद तो आप लगाओगे ही लगाओगे, बट टेक्निक है तो वो सब जगह पर लगेगी। लेकिन एक्चुअल में इस चीज का पर्पज क्या था एग्जामिनर का पूछने का, तो आपको भी पता है, बोले सर एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है, तो एग्जामिनर चाहता था कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इनटू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड, राइट। एलसीएम एचसीएफ कितना है, बोले एचसीएफ 32 है, एलसीएम 1440, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 288 इंटू सेकेंड नंबर पूछा है 144 दूनी 288, 2 से कैंसिल किया 16 बार, तो 16 दाई 160, तो दूसरा नंबर आ जाएगा 160, ऑप्शन डी करें। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है ना, तो दोनों में से आप कैसे भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं वो 62, 186 और 279 मीटर की है। टेप की सबसे बड़ी लंबाई का पता लगाई जो किसी भी भाग को, है ना, जो किसी भी पार्ट को उनमें से प्रत्येक को मापने में सक्षम हो। मतलब हमें एक ऐसा टेप लेकर के आओ जिससे हम इसको, एक टेप क्या एक सरिया टाइप का है ना, जो भी है, कि हम सीधे के सीधे
1 2 3 करके पूरा पूरा नाप सके, हमें डाटा फ्रैक्शन या डेसिमल में ना मिले। तो एग्जामिनर ये इसमें जानना चाहता है कि हमें वो बड़ी से बड़ी लंबाई का साइज बता दीजिए जो इन तीनों को नाप सके। दैट मीन्स उनके एचसीएफ को जानना चाहते हैं जो इन तीनों को इजिली काट जाए। तो क्या मैं इनका एचसीएफ निकालूं या मैं अपने ऑप्शन पकड़ लूं? 93 मीटर का माप कभी 62 मीटर ले ही नहीं पाएगा। एचसीएफ कभी भी दिए गए नंबर से ऊपर नहीं हो सकता। तुम्हारे पास नंबर है 62, 186, 279, तो एचसीएफ हर हालत में 62 से छोटा होगा, तो 93 तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर आप देखें 30 62 को काट नहीं पाएगा तो तुम्हारी भी छुट्टी होगी। अब बचा 62 और 31, भैया 62 इसको काट देगा, इसको काट देगा, लेकिन चूंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर को इवन नंबर काट ही नहीं सकता है, तो तीसरा भी गलत हो गया। 3 गलत हो गए तो इसका मतलब चौथा करेक्ट है आंसर। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो तो आपको मैंने कई तरीके सिखाए हैं, आप कोई भी तरीका लगा लो। चलो एक काम, इस पर मेरे कहने से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम नहीं, डिवीजन मेथड लगाते हैं मेरे कहने से। जरूरत नहीं है डिवीजन की, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे डिवीजन तो आसान पड़ेगा, कुछ और से। चलो इसमें लगाओ डिफरेंस। डिवीजन आसान इसलिए हो जाए क्योंकि सीधा सीधा कट रहा था ना, तो सिखाने में उतना मजा नहीं आता। इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? बोले सर 124। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? बोले 93। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 31। दैट इज योर एचसीएफ। ये डिफरेंस कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इतनी चीजें आप लोग सीख गए। अभी तक आप लोग एचसीएफ एलसीएम का बेसिक सीख गए पूरा, है ना। जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था वो डिस्कस हो गया, कुछ एक दो नए कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, है ना। और मैंने एक ही चीज बताई, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने पे डिस्कशन चलता है। कुछ चीजें जरूर आपके काम की रहेंगी, उनको सेशन में और डिस्कस किया करेंगे कभी। अभी ये जो 50 लेक्चर की जो सीरीज प्लान की है, इसको फुल्ली डेडिकेटेड रखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। इसमें इधर उधर की बातें डिस्कशन ना के बराबर ही रहे, पूरा का पूरा एक एक सेकंड आपका यूटिलाइज हो सिर्फ और सिर्फ सवालों में, है ना। तो बस उस चीज का ध्यान रखेंगे। और बाकी आप कॉन्सेप्ट, एफर्ट, सारी चीजें देख ही रहे हो। चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो सीरीज को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अपने सवाल पर पहुंचो। दो संख्याओं का अंतर 10 है, उनका एलसीएम 120 है, एचसीएफ 10 है, संख्याओं का योग चाहिए। मैंने यहां पर नजर डाली, बोले सर संख्या एचसीएफ अगर 10 है तो योग भी 10 का मल्टीपल होगा। बोले सारे ऑप्शन है, हर जगह तुम्हारा ये ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। और एमटीएस के पेपर में तो कतई नहीं करेगा। तो अब करें क्या? तो यहां पर आपको एक चीज मैंने सिखा रखी थी, क्या करना है आप समझिएगा बात को। इस सवाल को लगाने का जो एक्चुअल मेथड है वो ये मेथड है कि दो संख्याएं हैं। अब हमने ये माना फर्स्ट नंबर और ये माना सेकंड नंबर, एक्स एंड वाई। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो यहां से एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपके पास में 1200, और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। फिर आप x प्लस वाई की वैल्यू फिगर आउट करोगे। जब आप x प्लस वाई की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 70। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। फिर आप x और y निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 40, और है ना। तो संख्याओं का योग 70 पूछा, ये आंसर ऑप्शन। ये तरीका रहेगा, ये एल्जेब्रिक फॉर्म पे रहेगा। बट मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले सिखाई, मैं आपको इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे ये सिखाना ही नहीं है। जब मुझे सिखाना ही नहीं है वो चीज, मैं क्यों आपको इतने लंबे कैलकुलेशन में फंसाऊंगा जब आपका काम बेहद आसानी से हो सकता है। तो कोई जरूरत है, जब मुझे वो सिखाना नहीं था इसीलिए तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। अब मैंने क्या समझाया आपको कि नंबर अगर कभी भी आपको मानने की जरूरत पड़ रही है तो आप नंबर क्या मानेंगे? बोले सर नंबर मानेंगे AX और B। वो पूरा डाटा जो भी वो ब्लू कलर से लिखा था, ये पूरा डाटा जो भी ये ब्लू कलर से लिखा था, इसको आप एज अ फॉर्मूला ट्रीटमेंट देंगे। ये आपका एक फॉर्मूले जैसा काम करेगा हर जगह पर। तो मन में ये सब चीजें चलेंगी, लिखना नहीं होता इन सब, ये सब मन में चलेगा कि नंबर क्या है, बोले AX BX, ठीक है, मन में चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बोले सर x बराबर ये क्या है
बोले सर ये है ए बी एक्स बराबर 120। तो मेरे भाई आप बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बोले एक्स बराबर 10 रख दो, तो ए बी बराबर 12। और हमने एक बात और लिखी थी, पता क्या लिखी थी? कि ए एंड बी आर को प्राइम। करो 12 के ऐसे टुकड़े जो को प्राइम, 12 के ऐसे टुकड़े करो जो को प्राइम हो। तो बोले सर 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 तो को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा, 3 गुणा 4। अच्छा, एक यहां पे ये अंतर 10 दिया है, अंतर क्या होगा? बोले सर a माइनस बी, ये अंतर था। x की वैल्यू 10 रखी तो यहां से a माइनस बी बराबर 1 आना चाहिए। तो ऊपर वाला तो a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी बराबर 1 है, ए बी बराबर 12 है। तो तुम्हें पता है तो सर a बराबर 4, b बराबर। अब उन्होंने सम पूछा है, सम क्या होता है? बोले सर सम होता है a प्लस बी एक्स। यही तो सब फॉर्मूले में लिखा था। तो बोले सर 4 3 7 अढ़ाई 70। आपके मन में आएगा बोले सर इस सवाल के और भी सरल तरीके हैं, डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं। उसके पीछे की वजह यह है कि आगे के आने वाले 20-22 सवाल आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से बड़े हंसते खेलते उड़ाने वाले हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। और मैंने क्या बोला, यहां पर जो भी डाटा यूज हो रहा है वो ए एक्स बी एक्स वाला जो भी मैंने स्लाइड बनाया था वो आपको ऐसा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। जैसे इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है? बोले सर ए प्लस बी एक्स बराबर 12-15। उनका HCF एक्स बराबर 81। करेक्ट है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला? अब यहां से ए एक्स बी ए बी ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो आप सीधा बोले बोले अरे एक्स बराबर रख दिया 81, तो ए प्लस बी गुना 81 बराबर हो जाएगा 12-15। मैंने कहा काट सकते हैं? बोले बिल्कुल काट सकते हैं। 81 से कैंसिल किया एक बार, 40 बचा, 8 पंचे 40, ए प्लस बी बराबर हो गया 15। ए प्लस बी बराबर 15। अब इन्होंने बोला कि यदि संख्याएं 500 से 700 के बीच में, ये सवाल ऐसे लगेगा ही नहीं जब तक आप नंबर फिल्टर नहीं कर पाओगे। जब तक आप नंबर नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इस सवाल को लगा ही नहीं सकते हैं। और नंबर निकालने के लिए आपके पास बस यही एक सहारा है, सर ए प्लस बी बराबर है 15। अब अगर a प्लस बी बराबर अगर 15 है तो मेरे भाई जरा बात को समझना, हमें a और b की वैल्यू रखनी जो कोप्राइम। मैं क्या रख सकता हूं? 0 रख नहीं सकता। बोले सर 1 और 14 रख सकते हैं, जोड़ 15 होगा कोप्राइम। 2 और 13 रख सकते हैं, 3 और 12 नहीं रख सकते क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। फिर क्या कर सकते? बोले सर 4 और 11 रख सकते, 5 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि कोप्राइम, 6 और 9 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन है। फिर सर 7 और 8 ले सकते, और उसके आगे बढ़ेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो अगर कई बार एग्जामिनर ऐसा पूछ देता कि ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े संभव है, तो आपको दिख रहा है बोले सर 4 संख्याओं के जोड़े संभव है, 4 संख्याएं अपने काम की हो सकती है। लेकिन मेरे भाई एक बात समझना, अगर a बराबर 1 लिया तो पहली संख्या क्या होगी? बोले सर ax और bx के अकॉर्डिंग पहली संख्या x होगी। x बराबर 81 है, a बराबर 1 है, तो पहली संख्या कितनी होगी भाई? बोले सर 1 इंटू 81 पहली संख्या 81 होगी। लेकिन इन्होंने कहा संख्याएं तो 500 से 700 के बीच की है, तो संख्याएं अगर 500 से 700 के बीच में है तो इसका मतलब एक तो नहीं हो सकता। आपने a बराबर 2 लिया तो 2 इंटू 81 162, अभी भी 500 से 700 के बीच नहीं पहुंचा। आपने अगर 4 ले लेते हैं, आपने अगर 4 ले लिया तब भी क्या होगा? बोले सर 4 इंटू 81, बोले सर अभी भी 324 तक ही पहुंचे हैं, 500 से 700 के बीच में नहीं पहुंचे। तो 3 पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब आपको क्लियर दिख रहा है, बोले पॉसिबिलिटी 7 और 8 की ही है कि a बराबर 7 और b बराबर 8 लिया। दैट्स इट। तो अगर a बराबर 7 और b बराबर 8 ले सकते हैं तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? तो सर संख्या हो जाएंगी 7 इंटू 81। अगर आपका दिल करे तो आप गुणा भी कर सकते हैं कि 8 सत्ते 56, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 81, तो 8 8 64।
देख ली संख्या दोनों 500 से 700 के बीच हो गई। ये था वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब इन्होंने पूछा कि हमें इन संख्याओं का व्युत्क्रम बताइए। संख्याओं का व्युत्क्रम नहीं, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, मैंने जो सिखाया स्टक करो। बोले सर संख्याओं का व्युत्क्रम चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर, बोले सर 1/ax प्लस 1/bx। सर ये चाहिए था, क्या चाहिए था, ये चाहिए था, राइट। अब अगर ये चाहिए है यहां से, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, बोले सर एलसीएम हो जाएगा abx और ऊपर आएगा b प्लस ए। क्योंकि ये तो मैंने संख्याएं निकलवाई, लेकिन आपका काम तो यहीं से सेट हो गया था। आपका काम क्या था, बोले सर a प्लस बी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, वो 15 थी। a प्लस बी की वैल्यू 15 थी और abx तो हमारा एलसीएम होता है। और एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कहां से निकलेगा, एलसीएम का कहीं पे कोई अता पता नहीं है, नहीं है। एलसीएम का नहीं पता है, तब तो फिर यार हमें यहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तब तो हमने सही काम किया। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 81। 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 27 बार। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 5/5 बटे, इन सबका अगर गुणा कर जाओ तो 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। तो 216 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 42 की हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, हासिल 1 7 14 1। तो 5/15 12 ऑप्शन ए करेक्ट। इसी पे को सवाल, लंबा क्वेश्चन था, अच्छा सवाल है ना। और इस सवाल को बाकी किसी तरीके से ब्रेक भी नहीं कर सकते। तो यहां से आपका आंसर ये आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट था ये नंबर जस्टिफाई करना कि कैसे ये नंबर निकाले जाए। तो नो डाउट सवाल थोड़ा सा लेंथी हुआ, थोड़ा सा टफ हुआ, जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा एक नहीं, अभी आप पूरे देखेंगे ना, आगे पूरी स्लाइडें भरी पड़ी हैं, ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। कितने पेयर पॉसिबल है, संख्या अगर इसके बीच में है तो संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा, संख्याओं का गुणा, पता नहीं कौन कौन से सवाल आते हैं। और उनके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे इन्होंने दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में, तो इसका मतलब बोले सर सीधे सीधे A/B, तो ये हो गया, पहला काम खत्म। इनका प्रोडक्ट जो HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है, LCM HCF कितना होता है, बोले x, LCM कितना होता है, बोले ABX। अब समझ में आया कि तुम्हें क्या सिखाया गया। अभी तक इस सवाल को देखने का तुम्हारा नजरिया कुछ भी होता हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अब तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें अब सब दिख रहा है। इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो तुम्हारे हिसाब से इनका गुणा कितना होगा, तो सर मेरे हिसाब से गुणा होगा ABX² बराबर 2700। मेरे भाई AB बराबर कितना है, बोले सर AB बराबर लिखो 3 गुना 4 गुना x² बराबर 2700। कुछ कट रहा है, 3 से कैंसिल किया 9 बार गया, 4 से कैंसिल किया 25 बार गया, 25 निम्मा 225, तो x बराबर 15, x बराबर 15 आया तो सब निकल आया। बोले सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर क्या होता है, a प्लस बी एक्स, रखो वैल्यू a प्लस बी, 4 3 7, x की वैल्यू कितनी निकाली, बोले सर 15, तो 15 सत्ते 105, ऑप्शन, ये सवाल था। अच्छा इस सवाल पे एक अप्रोच और लगाई जा सकती थी, कौन सी अप्रोच थी, बोले अगर रेशियो है 3 और 4, मतलब संख्या 3 और 4 के रेशियो में है, तो उनका सम 7 का मल्टीपल होगा। तो सम 7 का मल्टीपल होगा, 4 में से एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल दिख रहे थे, तो आप वो तरीका लगा सकते थे, लेकिन मेथड्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 7 का मल्टीपल ऐसा हर जगह पर नहीं अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये मेथड हर जगह काम करेगा, है ना। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। एक और सवाल लगाइए इसी बात पे। 4 संख्याएं दी गई हैं। अब ये सवाल CGL 2021 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतर सवाल है भाई, इसको समझिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के 4 पेयर कुछ पेयर बनाए इन्होंने, एक 13 और A का पेयर है, एक 13 और B का पेयर है, एक 13 और C का, 3 पेयर बनाए, और बोले हर एक पेयर का HCF कॉमन पार्ट 13 है, मतलब हर एक पेयर का कॉमन पार्ट 13 है। अब अगर इसका HCF 13 कब हो सकता है, बोले सर 13 देखो यहां तो मिल गया है, समझ में ना बात को,
अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, बात को जरा बताना, मैं आपसे कहूं कि 13 और ए, इनका HCF 13 है, तो वो 13 कैसे पॉसिबल है? बोले सर 13 इसका तो मल्टीपल है ही, HCF तभी होगा जब ये भी हमारा 13 का मल्टीपल, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ये भी 13 का मल्टीपल, तो ए को भी हम क्या बोलेंगे 13 का मल्टीपल। इसी तरीके से यहां का भी HCF 13 है, तो इसका यहां पर भी हो जाएगा बी भी 13 का मल्टीपल, ये इसका भी अगर HCF 13 है तो सी भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इनका HCF 13 हो सकता है। यस और नो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक आप एक चीज समझ पाए, बोले सर 13 ए बी और सी चारों के चारों नंबर 13 के मल्टीपल, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली कि एबीसी जो है वो हर एक 60 से कम है, मतलब 13 के मल्टीपल भी होने चाहिए और 60 से छोटे भी होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और बोली कि ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी सबसे बड़ा है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत जरूरी है कि अलग अलग संख्याएं, अलग अलग संख्याएं। तो देखो 13 तो हो चुका है, 13 के मल्टीपल उठाने हैं 60 से छोटे, और उसमें 13 हो चुका है तो उसको ले नहीं सकते। तो अब आप बताओ 13 के और कौन कौन से मल्टीपल बचे जो 60 से छोटे हो? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, बस यही तो बचा, क्योंकि 13 पंचे 65, 60 से ऊपर पहुंच जाएगा, हमें 60 से कम रहना है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 13 दूनी 26, बी की वैल्यू हो जाएगी 13 तिया 39, और सी की वैल्यू हो जाएगी 13 चौको। निकल है? कितना बेहतर ऑब्जर्वेशन है सवाल का। अब इन्होंने आपसे पूछा कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी चाहिए, तो इसका मतलब उन्हें चाहिए 26 प्लस 52 बटे 39। तो 26 और 52 हो जाएगा मेरे भाई 78, 78 बटे 39, और 39 दूनी 78, तो रिक्वायर्ड आंसर दो। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार सवाल, एंड समझ में आया भी होगा, है ना? तो इस तरीके से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप सवाल के एक एक वर्ड का मतलब डिफाइन कर पाओ कि हमें उस सवाल के इस वर्ड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF उनके LCM का 20वां भाग है। अब 20वां भाग है, इसका मतलब बोले सर जो भी LCM होगा उसका 20वां हिस्सा 1/20 HCF होगा। यही तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, इन्होंने यही स्टेटमेंट जारी किया। तो आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि LCM बराबर 20 गुना HCF? क्या मैं लिख सकता हूं? और मुझे नहीं लगता है ऐसा लिखने में किसी को भी दिक्कत आएगी आप लोगों में से। आप लोगों को ये तो नॉर्मल है, लिख सकते हो, तुमने सब काम कर लिया इतने में। तुम्हें पता ही नहीं कि अगर आप अपने उस कॉन्सेप्ट को लगा रहे होते तो आपको पता है कि सर अगर ये x है तो सर ये होता है ABX, तो इस हिसाब से 20 बराबर होता है AB। बोलो हाँ या ना? इन्होंने बोला उनमें से एक संख्या 96 है। अभी मुझे x के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम आएंगे वहां पर, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे पास AX की वैल्यू 96 है, एक संख्या 96 है हमारी। और बोले LCM और HCF का अंतर, मतलब LCM ABX और X का अंतर कितना दे रखा है? 456। क्या मैं ABX की जगह पर 20x लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया 20x, LCM 20x है, HCF का 20 गुना, तो 19x बराबर, तो x बराबर 19 दूनी 38, 7 बचा 19 चौको 76, x बराबर आ गया मेरे भाई 24। x बराबर जैसे ही 24 आया, आपने यहां पर x बराबर 24 लिखा, तो 24 चौको 96 के चक्कर में a बराबर 4 तय हो गया। a बराबर 4 होना फिक्स हो गया, और जैसे ही a बराबर 4 होना फिक्स हुआ, आपको पता है सर AB बराबर 20 है, a बराबर अगर 4 है तो कंफर्म है कि b बराबर 5 होगा। तो दूसरी संख्या BX बराबर कितना हो जाएगा सर? 24 पंचे 120 आंसर। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर घूमते रहना है। और अब यहां पर अगर 24 का मल्टीपल ढूंढ रहे हो तो चारों के चारों ऑप्शन 24 के मल्टीपल है। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 पंचे 120, 24 छिक्का 144।
तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन जो अप्रोच आपको सिखाई गई है कि वो ए एक्स बी एक्स ए बी वाली, वो अप्रोच इस तरीके की कि वो हर सवाल में सेट होगी और कहीं पर भी आपका पेन नहीं रुकने देगी। आपका पेन तभी रुकेगा जब आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। और आप एक नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को हर सवाल में लगा सकते हो जहां पर भी नंबर मानने की बात आएगी। जैसे एक सवाल है आपके पास में, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है? दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। आप बताइए संख्याएं कौन कौन सी? बोले ए एक्स और बी एक्स। इन्होंने बोला इनका महत्तम समापवर्तक 10 है। अग्रीड। तो हमारे हिसाब से गुणनफल कितना होगा? तो सर गुणनफल होगा ए एक्स बिंटू बी एक्स बराबर 1500 और महत्तम समापवर्तक x बराबर 10 है। यही तो फॉर्मूले सिखाए थे आपको। तो अगर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहां से ए बी गुना 100 हो जाएगा। x इंटू एक्स बराबर 1500 है। 100 से 100 खत्म, ए बी बराबर 15। अब आप बताओ, और ध्यान रखना ए बी के बारे में क्या बात बोली थी? ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें? बोले सर ए बराबर 1 ले लो तो बी बराबर 15 ले लिया, 2 जाएगा नहीं, 3 पंचे 15, उसके आगे बढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा, 5 और 3 रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? बोले सर ऐसे 2 पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन डी करेक्ट। ये सवाल है सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन। एक ही कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। अब आपके समझ में आया, बोले यार कॉन्सेप्ट तो तगड़ा था। अभी इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन तो आप देखते जाइए। दो संख्याओं का योग 1224 है, उनका HCF 68 है। उपरोक्त शर्त को पूरा करने वाले जोड़ों की संख्या बताओ। आपके दिमाग में एक ही चीज आई, बोले संख्याएं कौन कौन सी? बोले सर संख्याएं AX और BX। और मैंने क्या बोला? लिखना नहीं, लिखना नहीं, मन में चलेगा। मन में चलने का मतलब यह है कि ये हो गया X, योग कितना हो जाएगा? बोले सर योग हो जाएगा A प्लस बी एक्स बराबर 1224। वो जो भी डाटा लिखा था वो दिमाग में चल रहा है। दिमाग में पता क्या क्या चल रहा है? पहली संख्या AX, दूसरी संख्या BX, HCF X, LCM ABX। अगर जोड़ने की बात करेंगे तो A प्लस बी इंटू एक्स, घटाने की बात करेंगे तो A माइनस बी इंटू एक्स, गुणा करेंगे तो AX इंटू बी एक्स। वो सब चीजें दिमाग में चलेंगी और जो भी डाटा लिखे कंपेयर करते जाना। तो x बराबर 68 हो गया, योग दे रखा है आपको ये। अब अगर x की वैल्यू रखी यहां पर तो मेरे भाई a प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी इंटू 68 डिवाइडेड बाई 122। कुछ कट रहा है? कटेगा तो जरूर, काट लो इसको। 17 चौको 68, 17 से काटे 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 4 से अगर काटा तो 18 चौको 72। तो इसका मतलब मेरे भाई आपके पास आया a प्लस बी बराबर, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब a और b के ऐसे पेयर बनाओ जिनका योग तो 18 हो लेकिन वो नंबर को प्राइम होने चाहिए। तो एक तो आप 1 और 70, 1 और 17। क्या हम 2 और 16 करके 18 कर सकते? बोले 18 तो कर लेंगे सर, लेकिन ये नंबर को प्राइम है, और सॉरी ये नंबर कॉमन है इनमें, ये कोप्राइम नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 16 नहीं ले सकते। मैंने कहा 3 और 15, बोले फिर वही बात, 3 कॉमन है, नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा 4 और 14, बोले ये भी नहीं ले सकते। इसका मतलब, बोले सर फिर और आगे आएंगे तो मिलेगा 5 और 13, 13 5 18 होगा और 13 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर और आगे बढ़े, 6 और 12 में कॉमन है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 8 और 10 कॉमन है। फिर 9 और 9 तो पूरा ही कॉमन हो गया, उसके बाद रिपीटेशन हो जाएगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर, उन्होंने पूछा ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? आपका आंसर होगा, बोले सर ऐसे 3 पेयर बनाए जा सकते। ये सवाल का क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशन। समझ में आया कि वो जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया कि वो आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आई होप जितना आपको आज के सेशन में सिखाया गया, समझाया गया, आपने उसको बहुत ढंग से सीखा और समझा होगा। नो डाउट बहुत कुछ चीजें सिखानी है आपको, बहुत टाइम आप सभी के साथ में स्पेंड करना है, लेकिन चीजें टाइम टू टाइम 1 बाई 1 ही होंगी। आई होप कि जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं उन्हें आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं।
उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनकेस अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट या कोई इच्छा और है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर भी चर्चा। उम्मीद करते हैं जो भी आपको आज सिखाया गया है एचसीएफ और एलसीएम में, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। सवाल तो अभी बहुत है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पर दें, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाए, और ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, राइट? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का जवाब आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए वो कैसे लगे वो जरूर बताइएगा। बाकी एक अगली सेशन और अच्छा एक सेशन, प्रैक्टिस सेशन एचसीएफ एलसीएम का जल्दी ही प्लान करेंगे, और वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल ये आपकी टॉप 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ की सीरीज का तीसरा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने टाइटल रखा था एचसीएफ और एलसीएम। अब जो कल आपकी सीरीज है, इस सीरीज का जो चौथा लेक्चर होने वाला है, वो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज यूज ऑफ ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट। आपको भी पता है कि ट्रिपलेट कितना हेल्प करता है आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन की कैलकुलेशन में। और फिर जब हम बात करें क्यूबिक ट्रिपलेट की, इसका मतलब कुछ और भी चीजें होंगी। तो कल के सेशन में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। फीडबैक जरूर देना कि सीरीज कैसी चल रही है, और आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करते रहना स्टार्टिंग से। जब आप जिस भी लेक्चर में आप इस वीडियोस को देख रहे हो, बट देखना पूरा, अगर फायदा चाहिए तो स्टार्टिंग से देखना, तब आपको असली फायदा। तो कर जाओ पढ़ाई, बाकी मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तो ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।